और अब बात उपचुनाव के रण की करेंगे। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे लेकर आज पार्टी मुख्यालय में चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें हर विधानसभा के लिए अलग अलग बैठक का आयोजन हुआ और हर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय पदाधिकारियों से लेकर दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक में ग्राउंड जीरो के ताजा हालात पर फीडबैक भी लिया गया। इस उपचुनाव की बिल्कुल तैयारी में लग गई है। हमने इस विषय पे बहुत बारीकाई से काम भी कर लिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इन सभी उपचुनावों में हम विजयी होंगे। तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे लेकर आज दौसा में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, जिसमें सांसद मुरारी लाल मीणा, विधायक रफीक खान और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज शामिल हुए। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के साथ ही विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में परिणाम हासिल करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारियां दी गई। मेरे इलेक्शन जीतने के कारण ये विधानसभा सीट खाली हो गई है। कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा जाए, जिस तरह से लगातार चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और मजबूती से काम किया। और यही कारण रहा था कि विधानसभा क्षेत्र दौसा भी बहुत भारी बहुमत से हम जीते थे। कि संगठन की जो एकजुटता का परिचय इस दौसा लोकसभा में देखने को मिला, उसी का नतीजा था कि हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ से विधायक रहे, मुरारी लाल मीणा जी सांसद बने और आज उनकी जो विरासत है वो वापस किसी भी तरीके से कांग्रेस के खाते में जाए, उसको लेकर के संगठन को जो सक्रियता है उसको और सक्रिय किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर और जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने आपको पूरी जानकारी दी है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये परियोजना बहुत समय से लंबित थी और इस परियोजना का लाभ जिन किसान भाइयों को या प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इस योजना से जैसा कि आपने बताया लगभग 3.37 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश के अंदर और 2.80 लाख हेक्टेयर राजस्थान के अंदर सिंचाई होने वाली है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किसान को इस योजना से कितना फायदा होने वाला है। राजस्थान के 13 जिले, ये 13 जिले पुराने हैं, नए वो जिले छोटे छोटे हुए हैं तो उनकी संख्या बड़ी है। ये पुरानी योजना के माध्यम से इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी 13-14 जिले हैं, उनको पूरा पीने का पानी भी मिले और सिंचाई का पानी भी मिले। आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे कार्य होने वाले हैं, चाहे वो पर्यटन के रूप में सर्किट बने या धार्मिक सर्किट बने, या हमारे जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है उसे देख करके, चाहे वो टाइगर हमारा रिजर्व है वो हो, चाहे चीता वाला कूनों का एरिया हमारा 12 जिले का ये भी हो सकता है, घड़ियाल वाला जो चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये भी हो सकता है। और इसके अंदर जो पर्यटन की संभावना है, क्योंकि आप लगा लीजिए शुरू होते ही कोटा से लेके लगातार धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है जो एक दूसरे से लगी हुई है। उस सीमा में कई इस तरह के स्थल हैं। अगर हम धार्मिक स्थलों को जोड़ें
और पर्यटक की स्थिति से उनको भी उसमें शामिल करें, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि इन्होंने भी केंद्र से बात करके हम दोनों ने और एक ऐसी योजना जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना बन रही है, ऐसी योजना का शुभारंभ 28 जनवरी को हुआ। बातचीत करके केंद्र को भी उसमें शामिल किया। केंद्र से उस योजना के लिए 72,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। निश्चित रूप से दोनों राज्यों को उसका फायदा भी मिलेगा और आने वाले समय में राजस्थान के पर्यटक से लेकर के और इस योजना के माध्यम से हमारे औद्योगिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। किसानों को तो मिलेगा ही, और पीने के पानी की समस्या जो है बहुत बड़ी, उसका भी समाधान होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, उन्होंने अच्छी पहल की। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में ये समझौता हुआ और राजस्थान और मध्य प्रदेश एक विकास की गति में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि ये योजना की पहले लागू हो जाती तो कई किसानों का भला हो जाता। इस दौरान ये जो कालखंड था, इसमें कई बार सरकार यहाँ पर आपकी थी, वहां पर भी आपकी थी। आप इसे दोषी किसको मानते हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जब ये चंबल परियोजना थी तो यहाँ हमारी सरकार नहीं थी। मध्य प्रदेश के अंदर जो यहाँ से, मेरी सुनिए, यहाँ से पहले सरकार जो कांग्रेस की थी, यहाँ के उन मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में हलफनामा दिया था, इसलिए वो लोग नहीं करना चाहते थे। सीधे सीधे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग नहीं करना चाहते थे और इसीलिए ये रुकी पड़ी थी। जो इच्छा शक्ति आप उन्होंने दिखाई, क्या वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी के थे? आपके यहाँ भी 13 से 18 में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। आप गलत कह रहे हो। आप पहले जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आपको ध्यान नहीं है। आप वो मेरे से समय पूछ लेना। क्या होगा कि बजाय बहस करने के वो आंकड़े उस समय सरकारों के देख लेना, लेकिन जब बीती ताही विसार दे, आगे की सुन ले। आज तो आनंद आया है ना, हम तो इसका आनंद लो जो आज हो रहा है। और ये हमारे सबके लिए हित की है। जैसे हमने कहा है कि कुछ बात अधिकारियों के लेवल पे भी मैं बोलना चाहूँगा बगैर संकोच के। आज भी हमारी दिन में बैठ करके अधिकारियों को राजी करने में हमारी आपकी इच्छा शक्ति भी लगी, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसा होता ही है। अधिकारियों की अपनी, राज्यों की अपनी भूमिका होती है, वो उनकी तरफ से बात रखते हैं। तो उससे आगे बढ़कर ये भी समझना पड़ता है कि अपने अपने कुछ हितों को आपस में देख करके समग्र राष्ट्र हित के लिए निर्णय लेना पड़ता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने मेरी भावना को समझा, मैंने उनकी भावनाओं को समझा। क्योंकि ये 20 साल पहले जो योजना बनती उसके बजाय आज 72 करोड़ की है। हो सकता है 20 साल आगे तक नहीं बनेगी, लेकिन इसी बीच कितनी पीढ़ियां तबाह होगी जो जल बहता हुआ देख रही है, लेकिन उनके जीवन में इसका कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये तो अब टेंडर की स्थिति में है, केवल ये पैसा भी मंजूर कर दिया है। ये मान के चलो 1-8 महीने में माननीय प्रधानमंत्री को समय देने की देर है। वो 1 महीना हो या 1.5 महीना जो होगा, अब हमारे लेवल पे हम बहुत आगे बढ़ गए। अरे एक तय करो, कैसे सोचनी पड़ रही कौन क्या? देखिए ऐसा है, सारी बातें आज ही आगे आगे देखते जाइए। होता है क्या, क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों नहीं कर लिया? जो करना था सब कर लिया हमने आपस में, तभी तो यहाँ बैठे हैं। जब शुरू होती है तो कई चुनौतियां भी आती हैं, बड़े पैमाने पर विस्थापन किया जाता है, जल भराव क्षेत्र भी होता है और जल के बंटवारे के मामले में भी होता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आप अभी बैठकर तय कर चुके कि ये बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है? आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, आगे आने वाले समय में आपको सारी बताएंगे, आप चिंता मत करिए। जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि इसी साल नर्मदा नदी का